हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक डिमांड जो है कमोडिटी की वो उसके प्राइस से रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइस क्या होता है और डिमांड क्या होती है। अगर हम बात करें प्राइस की, तो प्राइस वो अमाउंट ऑफ मनी होती है जो कि हम पे करते हैं किसी चीज़ को परचेज करने के लिए। द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी हैव टू पे टू परचेज समथिंग, एक ऐसा अमाउंट जो हमें पे करना पड़ता है जब हम किसी चीज को खरीदते हैं, तो वो प्राइस हो जाता है उस कमोडिटी का। अगर हम बात करें डिमांड की, तो डिमांड क्या होता है बेटा? डिमांड रेफर्स टू all different quantities of the commodity that a buyer are willing and able to buy at different prices during a given period of time। कहने का मतलब ये है कि डिमांड जो होती है वो किसी चीज़ की वो डिमांड होती है जब हम क्या करते हैं कि एक पर्सन उस कमोडिटी को खरीदने के लिए तैयार हो और वो इतना एबल हो, यानी कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो इस चीज़ को परचेज कर सके। यानी कि अगर हम कहें डिमांड को, तो हम उसमें तीन बातों को ध्यान रखते हैं। पहला, डिज़ायर फॉर अ थिंग। सेकंड, मनी टू सेटिस्फाई द डिज़ायर। थर्ड, विलिंगनेस टू स्पेंड मनी। अब इन तीनों का मतलब समझते हैं। जब हम किसी चीज़ को डिमांड से जोड़ते हैं कि किसी प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की नीड कितनी है हमें। ठीक है, तो वो होगी हमारी डिज़ायर फॉर अ थिंग, हमें वो चीज़ चाहिए। सेकंड आता है मनी टू सेटिस्फाई द डिज़ायर। अब किसी चीज़ की नीड तो है और खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो हम उसको डिमांड नहीं कह सकते। तो क्या होना चाहिए? हमारे पास उतनी मनी भी हो कि हम उस चीज़ को परचेज कर सकें। थर्ड है विलिंगनेस टू स्पेंड मनी, यानी कि उस चीज़ को खरीदने के लिए क्या हो? रेडीनेस हो कि हम वो चीज़ खरीदने के लिए तैयार हो जितने प्राइस पे वो मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मार्केट जाते हैं और मार्केट में अगर हमें कोई सूट हो गया या कोई मान के चल रहे ड्रेस हो गई है, वो पसंद आ रही है, उसका प्राइस जो है वो है 2500 रुपीज़, पर हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ 2000 पे करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है कि हम 2500 रुपीज़ पे खरीदने को तैयार नहीं है, रेडीनेस टू बाय नहीं है। हम कितने पे खरीदने को तैयार हैं? 2000 पे। तो डिमांड कब हो रही है? अगर 2000 रुपीज़ की मिल रही है चीज़ तब तो डिमांड हो रही है, वरना नहीं हो रही। इसी को हम कहते हैं विलिंगनेस टू स्पेंड मनी। जब हमें लगता है ना कि भाई वैल्यू ऑफ कमोडिटी इक्वल टू मनी विच वी कैन स्पेंड ऑन दैट थिंग, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, हम वो चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो डिमांड हो रही है। पर अगर हमें लगे कि नहीं, वो चीज़ इस लायक नहीं है जितना हम पे कर रहे हैं, तो डिमांड तब नहीं होती। अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। देखिए बेटा, जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें मेनली टू थिंग्स की बात की गई है, प्राइस और डिमांड की। सो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स में आपकी आ जाती हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटीज। ये सारी आपकी अदर थिंग्स है जिन्हें हम कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, the demand of goods increases with the fall in on price of commodity and decreases with the rise in its own price. In other words, there is inverse or opposite relationship between the own price of commodity and its quantity demanded। कहने का मतलब ये है कि जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस हाई होते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर उसके प्राइस लो होते हैं तो उसकी डिमांड हाई हो जाती है। इसका मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है? एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, और ये इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अदर थिंग्स में आपकी इनकम ऑफ कंज्यूमर आ जाएगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ जाएगा। ये सारी थिंग्स आपकी किस में आती है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो देखिए, अगर मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं, तो जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड घट रही है, जब प्राइस घट रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है। अगर हम इसको देखूं डिमांड फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स। और जो अदर फैक्टर्स हैं, देखिए आप, ये हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस इन फ्यूचर्स, इन सबको कांस्टेंट रखा गया है, तो उनके ऊपर बार लगा दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? डिमांड और प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और जो बाकी के फैक्टर्स हैं उनको हमने क्या रख दिया है? कांस्टेंट रख दिया है। अब बात कर लेते हैं अजम्पशंस की। जब हम लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करते हैं तो हम कुछ बातें एज्यूम करके चलते हैं, अजम्पशंस करके चलते हैं कि ये चीज़
होंगी। जैसे कि हमने अभी बताया कि लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि जो अदर फैक्टर्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। कौन कौन से अदर फैक्टर्स हैं? लाइक देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी कि अगर टी और कॉफ़ी की बात हो रही है तो अगर हम टी के डिमांड निकाल रहे हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, तो कॉफ़ी के प्राइस ना घटने चाहिए ना बढ़ने चाहिए, नहीं तो लोग वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकम बढ़ गई तो प्राइस बढ़ने पे भी वो खरीद लेगा, और घट गई तो प्राइस घटने पर भी उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और वो चीज़ नहीं खरीद पाएगा। देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। देखिए अगर टेस्ट ही चेंज हो गया, प्रेफरेंस ही किसी और गुड्स को दे दी, तो चाहे जितना मर्जी प्राइस लो होता रहे हम वो चीज़ परचेज नहीं करेंगे। तो इसे भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। देयर शुड बी नो चेंज इन द वेल्थ ऑफ द कंज्यूमर। उसकी कोई संपत्ति या जो भी उसके पास पैसा है, पावर, उसको कम कोई भी उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ बढ़ती है घटती है तो उसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा। द कंज्यूमर डज नॉट एक्सेप्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर है उसके जो आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको पता लगे कि हाँ आने वाले टाइम में प्राइस घट जाएगा। जब प्राइस घट जाएगा तो वो चीज़ अब लेगा ही नहीं, चाहे प्राइस कितना मर्जी कम है। और अगर उसे पता चल जाए कि आने वाले टाइम में प्राइस और बढ़ जाएगा तो वो उस चीज़ को परचेज करेगा ही, चाहे वो महंगे, क्योंकि उसे पता है आने वाले टाइम में और महंगा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, अगर हमें पता है अभी उसका रेट 40,000 रुपीज़ चल रहा है एक तोले का, तो अगर हम मैं ये कह रही हूँ कि आने वाले टाइम में 50,000 हो जाएगा क्योंकि शादियाँ आने वाली हैं और मैरिज सीजन में तो और महंगा होगा, तो मैं चाहे जितना मर्जी महंगा मैं उसको परचेज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या कि आने वाले टाइम में उसका क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ने वाला है, एक्सपेक्टेशंस हाई होने वाली है उसकी। ठीक है, तो इस करके क्या होता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, यानी कि जो थिंग्स हैं ये कैसे होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। देयर इज नो चेंज इन सच थिंग्स। अब कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। देखिए लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा है क्या कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होगा तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज होगी, है ना, ये हमने पढ़ा है। पर इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शंस है जब क्या होता है कि प्राइस गिरने पर भी डिमांड इंक्रीज नहीं होती और प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड डिक्रीज नहीं होती। अब कौन कौन से एक्सेप्शंस है देख लेते हैं। फर्स्ट, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, वैपलन गुड्स और लग्जरी गुड्स। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी लग्जरी गुड्स होती है जो काफ़ी महंगी होती है ऑलरेडी, ठीक है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन जिनके अलग से पहचान होती है, यूनिक होते हैं, उनका प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए फिर भी उनकी डिमांड कम नहीं होती। फॉर एग्जांपल डायमंड्स हो गया आपका, ज्वेलरी होगी आपकी, तो कहा जाता है कि जितना महंगा आपका डायमंड होगा, जितना कॉस्टली डायमंड होगा, उतनी वैल्यू उसकी ज़्यादा होती जाती है। ठीक है, तो यानी कि इस केस में तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड लगा ही नहीं। प्राइस हाई होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, डिमांड आपकी और भी हाई हो रही है। तो इस सिचुएशन में हमारा लॉ ऑफ डिमांड सुटेबल नहीं है। सेकंड है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में क्या होता है बेटा, देखिए हमें मालूम होता है कि जो पर्सन होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, वो क्या करता है, इग्नोरेंट पर्सन होता है। इग्नोरेंट कहने का मतलब क्या है कि वो क्या सोच के चलता है, वो ये सोच के चलता है कि अगर मान के चल रहे हैं कि प्राइस लो है ना तो उसकी क्वालिटी भी लो होगी, और प्राइस हाई है तो इसकी प्राइस हाई की वजह से उसकी क्वालिटी भी हाई होगी। मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अगर इसका प्राइस कम है ना तो पक्की बात है ये चीज़ अच्छी नहीं है ना। तो इग्नोरेंट पर्सन हो गया क्योंकि उसे भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ एक एज्यूम करके चल रहा है प्राइस हाई तो क्वालिटी हाई, प्राइस लो तो क्वालिटी लो। अब आती है गिवन गुड्स। देखिए गिवन गुड्स कौन सी गुड्स होती है? गिवन गुड्स वो गुड्स होती हैं बेटा जिन्हें हम इन्फीरियर गुड्स भी कहते हैं, जो हम ये मानते हैं कि निचले तबके वाले लोग यूज़ करते हैं। हम कह सकते हैं कि जिनके इनकम अच्छी नहीं होती वो पर्सन यूज़ करते हैं गिवन गुड, यानी चीप गुड्स, सस्ती गुड्स, है ना। तो अगर मान के चले कि गिवन गुड्स का प्राइस हाई हो जाता है, ठीक है, तो अब जब प्राइस हाई हो जाएगा तो लोगों को लगेगा कि अगर इसका प्राइस हाई है तो ये चीज़ यानी कि अच्छी है, तो लोग उसको उसकी डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। और जब उसका प्राइस गिरता जाएगा तो क्या होगा, जब प्राइस लो हो रहा है तो लोग उसको खरीदेंगे नहीं, वो लगेंगे कि चीज़ घटिया है, नहीं ये सस्ती नहीं है, सस्ती है तो अच्छी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जो बाजरा है, ठीक है, सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, बाजरे की डिमांड बढ़ जाती है, लोग खाना कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके प्राइस हाई चले जाते हैं तो लोग उसे परचेज करते हैं। पर गर्मियों में जब उसके प्राइस लो चले जाते हैं तो कोई इसको खाता नहीं, उसका यूज़ भी नहीं होता इतना। ठीक है, अब बात आ जाते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर। अब देखिए जब मुझे पता चल रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है
और अभी भी कमोडिटी का प्राइस हाई है तो भी मैं परचेज करूंगी। मैंने आपको बताया ना, फॉर एग्जांपल गोल्ड कि अगर पता है आने वाले टाइम में भी प्राइस बढ़ने वाला है ना, तो भी मैं उसको क्या करूंगी, परचेज कर लूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है और महंगा होगा। ठीक है। और अगर बाई चांस फ्यूचर में किसी कमोडिटी का प्राइस लो होने वाला है और मुझे मालूम है कि अभी भी प्राइस लो है, तो मैं सोचूंगी अभी लो है ना, अब आगे जाके और लो होगा, तो मैं तब परचेज करूंगी। क्योंकि मैं क्या, एक रैशनल कंज्यूमर हूँ, मुझे मालूम है अगर मैं उस टाइम पे परचेज करूंगी तो मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, मेरा पैसा थोड़ा कम खर्च होगा। ठीक है। तो यही बताता है इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर, कि अगर मुझे पहले से ही पता है कि प्राइस कम होगा या ज़्यादा होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं उस चीज़ को परचेज उस टाइम पर नहीं करूँगी, चाहे वो कितना मर्जी आपका प्राइस लो हो, और परचेज कर लूँगी चाहे जितना मर्जी हाई हो, क्योंकि मुझे पता है आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ने वाला है। तो अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें ये बताता है कि जो प्राइस ऑफ कमोडिटी और डिमांड ऑफ कमोडिटी इनवर्सली रिलेटेड है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो किसी जो आपकी कमोडिटी है वो कौन सी गुड्स है, नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन सी होती है, जो हम एवरेज लगा के चलते हैं, जो एक एवरेज कंज्यूमर, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो उसकी डिमांड है कमोडिटी की वो इंक्रीज होगी विद फॉल इन प्राइस और डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन प्राइस। बट इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि कुछ केस में एक्सेप्शंस हैं और वो हम एक्सेप्शंस पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ में आया हो और आप अच्छे से इससे अपने नोट्स बना सकें, पेपर में इसका अच्छे से आंसर लिख सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।